नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो एडीए अब एयरक्राफ्ट डिजाइन के फील्ड में एआई को एक कोर टूल बनाने की तरफ बढ़ रही है। एडीए का प्लान है कि वो अपने खुद के प्रोप्राइटरी एआई एल्गोरिदम डेवलप करे जो फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खासकर 6th जनरेशन फाइटर कॉन्सेप्ट के डिजाइन और रिसर्च में यूज होंगे। इसका मतलब ये है कि एजेंसी अब सिर्फ ट्रेडिशनल डिजाइन मेथड पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, बल्कि डेटा ड्रिवन और इंटेलिजेंट डिजाइन टूल्स अपनाना चाहती है, क्योंकि आने वाले फाइटर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। तेजस के थ्रू एडीए ने एरोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर्स, फ्लाइट कंट्रोल और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे एरियाज में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बिल्ड किया है। अब जब तेजस MK2, AMCA और टेडवीएफ जैसे प्रोग्राम डिजाइन मेच्योरिटी के स्टेज पर पहुंच रहे हैं तो एडीए फ्यूचर सेंट्रिक रिसर्च पर रिसोर्सेज शिफ्ट कर रही है। एआई का सबसे बड़ा रोल एयरक्राफ्ट डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना, सिस्टम ट्रेडअप को बेटर समझना और पूरे लाइफ साइकिल को ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग डिसीजन लेना होगा। फ्यूचर फाइटर्स सेंसर हैवी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड और हाईली नेटवर्क्ड होंगे, जिसका मतलब मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी भी एक बड़ी चैलेंज बनेगी। एआई बेस्ड डिजाइन टूल्स से एडीए ये इश्यूज पहले ही स्टेज पर प्रेडिक्ट और रिड्यूस करना चाहती है। इस डायरेक्शन में एडीए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम कर रही है, जहां डिजिटल ट्विंस, इंटेलिजेंट डिजाइन, ऑटोमेशन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जैसे एरियाज पर रिसर्च हो रही हैं। गोल ये है कि फ्यूचर एयरक्राफ्ट सिर्फ एडवांस ना हो बल्कि ईजियर टू मेंटेन और ज़्यादा रिलायबल भी हो। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी एक बड़े माइलस्टोन के करीब है, क्योंकि डीआरडीओ जल्दी ही प्रोजेक्ट कुसा के पहले सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट करने वाली है। ये टेस्ट पहले लास्ट ईयर प्लान्ड था, लेकिन अब मिसाइल के मेजर सब सिस्टम रेडी हो चुके हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड फ्लाइट ट्रायल अब करीब माने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट कुसा का पहला मिसाइल M1 ऑलरेडी फैब्रिकेट हो चुका है और उसके डुअल पल्स रॉकेट मोटर के ग्राउंड ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं। डुअल पल्स रॉकेट का मतलब है मिसाइल एंड गेम फेज में भी हाई एनर्जी मेंटेन कर सकती है, जो फास्ट और मनोवरिंग टारगेट के अगेंस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। M1 का एक्सपेक्टेड रेंज लगभग 150 किलोमीटर है और इसमें एसा सीकर प्लस प्रॉक्सिमिटी फ्यूज यूज किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट को साथ 3 लेयर इंटरसेप्टर फैमिली के रूप में डिजाइन किया गया है। M2 मिसाइल की रेंज अराउंड 250 किलोमीटर होगी, जबकि M3 वेरिएंट को 400 किलोमीटर क्लास इंटरसेप्टर के रूप में प्लान किया जा रहा है, जिसमें हिट टू किल कैपेबिलिटी भी होगी। ये वेरिएंट एवाक्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को भी इंगेज करने के लिए बनाए जा रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 10 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की है। अगली खबर की बात करें तो बेलगांव बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप कार्बाइन सिस्टम ने क्वाइटली एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। कंपनी ने अपने पहले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोटोटाइप HARA-MK1 यानी हाइपर एम्प्लीफिकेशन रेडिएंट एरे का सक्सेसफुल इंडोर टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये इंडिया का पहला ऐसा नॉन लेजर वेपन प्रोटोटाइप है जो पूरी तरह एक प्राइवेट स्टार्टअप ने डेवलप किया है। HARA-MK1 एक 10 किलोवाट क्लास लेजर सिस्टम है जिसकी इफेक्टिव रेंज 102 किलोमीटर बताई जा रही है। ये सिस्टम कंपनी की खुद की डेवलप्ड कोरेंट बीम कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अभी कंपनी ने डिटेल्ड स्पेक्स पब्लिक नहीं किया है, लेकिन इंडोर टेस्टिंग का सक्सेसफुल होना दिखाता है कि पावर जनरेशन, बीम स्टेबिलिटी और कंट्रोल जैसे कोर सिस्टम काम कर रहे हैं। कार्बाइन सिस्टम की शुरुआत 2023 में हुई थी और पहले ये कंपनी लेजर बेस्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर काम करती थी। इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें लेजर वेपन डेवलपमेंट में जंप लेने में मदद की। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स फ्यूचर बैटलफील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, खासकर काउंटर ड्रोन और पॉइंट डिफेंस रोल्स के लिए, क्योंकि इनका कॉस्ट पर शॉट बहुत कम होता है और रिएक्शन इंस्टेंट होता है। अभी HARA-MK1 यानी हाइपर एम्प्लीफिकेशन रेडिएंट एरे एक अर्ली प्रोटोटाइप है और आउटडोर टेस्ट, हायर पावर स्केलिंग और रियल टारगेट्स पर वैलिडेशन जैसे चैलेंजेस बाकी हैं। लेकिन एक प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप का इस फील्ड में आना ही अपने आप में एक बड़ा सिग्नल है कि इंडिया का डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम डाइवर्सिफाई हो रहा है।
अगली खबर की बात करें तो इंडिया और जर्मनी अपनी सबसे बड़ी डिफेंस नेवल डील को फाइनल करने के करीब पहुंच चुके हैं, जिसका एम इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन का ज्वाइंट प्रोडक्शन है। ये डेवलपमेंट जर्मन चांसलर फ्राइडरिच मर्च के 12 से 13 जनवरी को होने वाले इंडिया विजिट के बैकड्रॉप में सामने आया है, जिसे डील के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पुश के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रपोज्ड एग्रीमेंट के तहत थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम और एमडीएल मिलकर इंडियन नेवी के लिए टाइप 214 क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का प्रोडक्शन करेंगे। डील की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $8 बिलियन बताई जा रही है और इसमें AIP टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जो सबमरीन को बिना सरफेस पर आए कई दिन तक अंडर वाटर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देती है। ये एग्रीमेंट जून 2025 में साइन हुए MOU पर बेस्ड है, जिसमें थाइसन ग्रुप डिजाइन कंसल्टेंसी और की टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेगी, जबकि पूरा कंस्ट्रक्शन इंडिया में MDL के मुंबई यार्ड पर होगा। इस डील की सबसे बड़ी वजह इंडियन नेवी की सीरियस सबमरीन शॉर्टेज है। अभी नेवी के पास सिर्फ 16 कन्वेंशनल सबमरीन बची हैं, जिनमें से 10 से ज़्यादा 30 साल पुरानी हो चुकी हैं। डिले हो चुके प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट 75I और एजिंग सिंधु घोष और शिशु कुमार क्लास सबमरीन के कारण नेवी को कैपेबिलिटी गैप फेस करना पड़ रहा है, खासकर जब चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जिसके पास 70 से ज़्यादा सबमरीन्स हैं, जिनमें से कई मॉडर्न और AIP इक्विप्ड भी हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में चांसलर मर्ज का इंडिया विजिट डील के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मोमेंट माना जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइजेशन लेवल और टाइमलाइंस जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर फाइनल पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल सकती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।